नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है स्प्रिंग अप यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हम कर रहे थे क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान। हमने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अंतरिक्ष खोज। अगर आप राजस्थान में जो रीट का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करते हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। और जो भी एग्ज़ाम है यानी कि आरएस का एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी कर रहे हैं, या राजस्थान संबंधित कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम या अदर स्टेट या सेंट्रल का कोई भी एग्ज़ाम, जो भी टॉपिक आपके एसएसटी के कवर हो रहे हैं, तो वहाँ से आप निश्चित तौर पर कवर कर सकते हैं और अपनी जो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हम आज कर रहे हैं अंतरिक्ष खोज। और पिछले अध्यायों में हम जान चुके हैं कि प्राचीन काल से मनुष्य ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए प्रयत्नशील रहा है। सभ्यता के प्रारंभिक काल से पृथ्वी के आकाश की गतिविधियों को देख पाना संभव नहीं था, किंतु अब लंबे समय तक इन आकाशीय पिंडों की गतिविधि को देखकर प्राप्त निष्कर्षों की सहायता से मानव ने कई पुरानी मान्यताओं को गलत साबित कर दिया है। खगोल शास्त्रियों ने विश्व के सामने नए सिद्धांत और परिकल्पनाएं भी पेश की हैं। अंतरिक्ष या खगोलीय खोज में भारत की प्राचीन सभ्यताओं सहित मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और यूनान का योगदान रहा है। मानव ने पुरातन काल में कई यंत्रों की सहायता से सौरमंडल, ग्रहों तथा तारों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। रॉकेट की सहायता से कई अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजे हैं। इस अध्याय में हम ये इन बातों को जानने का प्रयास करेंगे। खगोल की प्राचीन विरासत। खगोल शास्त्र का प्रारंभ किस देश और किस काल में हुआ होगा, इस विषय का विद्वान एकमत नहीं है। प्रारंभ में यह केवल निरीक्षणात्मक रहा होगा, लेकिन क्रमशः वैज्ञानिक स्वरूप पाकर वह वर्तमान का खगोल विज्ञान बन गया। इस विद्या का चरमोत्कर्ष मिस्र के पिरामिडों द्वारा लगभग 2500 ईसा पूर्व वर्ष से पहले स्थापित हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्र के पिरामिड में उसके शीर्ष पर स्थित ध्रुव तारा। अभी तक के प्राप्त प्रमाणों के आधार पर ऐसा ज्ञात हुआ है कि पिरामिडों के निर्माण के संबंध में तारों की दिशा और गति को जानने के लिए किया गया है। गीजा के महान पिरामिड पर ध्रुव तारे का सीध में होना इस मत की पुष्टि करता है। मिस्र व चीन का खगोल इतिहास स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो सका है। फिर भी चीन ने खगोलीय ज्ञान की शुरुआत ईसा पूर्व 6वीं सदी में आंकी गई है। संपूर्ण पृथ्वी एशिया के लिए चीनी खगोलीय विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण था। वैज्ञानिकों का विचार है कि विश्व में सबसे पहले तारों की तालिका चीन में ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुई थी। इसी आधार पर पश्चिमी अंतरिक्ष विज्ञान का प्रारंभ यूरोप में यूनान में संभव हुआ। अंतरिक्ष खोज का इतिहास। भारत के खगोलविद भी अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल से ही प्रयत्नशील हैं, जिनमें प्रमुख रूप से आर्यभट्ट, ब्राह्मीर, भास्कराचार्य द्वितीय आदि हैं। आर्यभट्ट भारत के महान खगोलविद हैं, जिनकी मान्यता है कि पृथ्वी गोल है। उन्होंने पृथ्वी स्थिर नहीं है यह बात ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में ही बता दी थी। और इसके घूमने के कारण ही हमें लगता है कि तारे उदय व अस्त होते हैं। उन्होंने पृथ्वी की परिधि लगभग 24,835 मील बताई है, जो कि आधुनिक काल में भूवैज्ञानिकों द्वारा बताई गई परिधि 24,901 मील के लगभग बराबर है। उन्होंने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया था, जो अटल सत्य है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट रखा गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्यभट्ट और इराटोस्थेनेस, भास्कराचार्य द्वितीय। यूनान में भी ईसा पूर्व 4वीं सदी में अंतरिक्ष ज्ञान विज्ञान का विकास होने लगा।
इसमें प्रमुख दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु, टोलेमी थे। इस समय माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। ये धारणा 16वीं सदी तक बनी रही, जिसे कोपरनिकस ने गलत साबित किया। पृथ्वी की सही परिधि का आकलन इराटोस्थेनेस ने ईसा पूर्व 3वीं सदी में किया था। भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्रियों में भास्कराचार्य द्वितीय प्रसिद्ध है। इनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था। इस विद्वान ने 36 वर्ष की आयु में ही सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये आपको ध्यान रखना होगा। सिद्धांत शिरोमणि की रचना किसके द्वारा की गई, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, भास्कराचार्य द्वितीय द्वारा। उनका मानना कि पृथ्वी गोलाकार है, तो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सब चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय खगोल शास्त्र ने पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, पृथ्वी के घूर्णन, परिक्रमण आदि प्रतिपादन न्यूटन ने कई सदियों पूर्व ही कर लिया था। भास्कराचार्य के ग्रंथों में अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति शास्त्र आदि का विस्तृत वर्णन है। अंतरिक्ष जानकारी के साधन और दूरबीन है। अंतरिक्ष में जानकारी कौन कौन साधन हो सकते हैं, तो वहाँ पर हम बात करें दूरबीन की। तो ईसा से 20वीं सदी तक खगोल शास्त्र आकाशीय पिंडों की गतिविधि को समझाने व अवलोकन का शास्त्र मात्र था। आधुनिक वेधशाला का प्रमुख यंत्र दूरबीन है, जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तु हमें पास में वो बड़ी दिखाई देती हैं। प्रथम दूरबीन का आविष्कार हॉलैंड नीदरलैंड के हैंस लिपर्टसी ने किया था। ये आपको ध्यान रखना। प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो हॉलैंड के हैंस लिपर्टसी ने किया था। किंतु आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग किए जाने वाले दूरबीन का आविष्कार इटली के गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में किया था। वर्तमान में भारत सहित रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस आदि देशों में बड़ी बड़ी दूरबीनें स्थापित की जा चुकी हैं, जिसकी सहायता से वैज्ञानिक अंतरिक्ष के बारे में नवीन जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं। इसी प्रकार की एक दूरबीन हमारे राज्य उदयपुर की फतेह सागर झील में टापू पर स्थापित की गई, जो देश की सबसे बड़ी दूरबीन है। और इसका नाम जो मास्ट हो गया, मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप नामक इस सौर दूरबीन की सहायता से सूर्य का अध्ययन किया जा रहा है। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना को मास्ट की, मतलब मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। वैज्ञानिक लगातार उत्तम किस्म की नई दूरबीनों का आविष्कार कर रहे हैं, जिन्हें कंप्यूटरों से जोड़कर खगोलीय शास्त्रों का अध्ययन अत्यंत शुद्धता से किया जा रहा है। दक्षिण भारत के कावलूर तमिलनाडु नामक स्थान पर एक वेणु बापू दूरबीन को स्थापित किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कहाँ पर वेणु बापू दूरबीन को स्थापित किया गया है, कावलूर तमिलनाडु में। और अंतरिक्ष के रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए वैज्ञानिकों ने अप्रैल 1990 में हबल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। ये देख सकते हैं आप, वेणु बापू दूरबीन इधर और हबल अंतरिक्ष दूरबीन। और वेधशाला, अंतरिक्ष खोज में वेधशालाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पिरामिडों के बारे में जान चुके हैं, हमारे देश में भी वेधशालाएं बनाई गई। विद्वानों के मत कि प्राचीन पाटलिपुत्र, नालंदा आदि स्थानों से तारों की गतिविधियों पर वेधशालाओं द्वारा नजर रखी जाती थी। सवाई जयसिंह ने भारत, चीन, बेबीलोन और यूरोपीय ज्ञान के आधार पर वेधशाला का निर्माण दिल्ली के जंतर मंतर से प्रारंभ किया। उन्होंने सन 1724 में पहली बार वेधशाला दिल्ली में और 1734 में दूसरी वेधशाला जयपुर में बनाई। इसके अतिरिक्त भी बनारस, उज्जैन, मथुरा में वेधशाला का निर्माण करवाया। ये इस संबंधित एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना। जयसिंह ने सबसे पहले जो वेधशाला है वो आपकी 1724 में दिल्ली में, और बाद में 1724 में तो दिल्ली में बने, 1734 में आपकी बनाई थी वो जयपुर में। इसके अलावा भी उन्होंने बनाई बनारस, उज्जैन, मथुरा में इन वेधशाला का निर्माण कराया। इनमें से जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है। सवाई जयसिंह ने 3 नए यंत्रों का भी आविष्कार किया। इनका नाम है सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र। और इनमें सम्राट यंत्र सबसे बड़ा और ऊंचा है। इसकी चोटी आकाशीय ध्रुव को सूचित करती है। आज लगभग 300 वर्ष बाद भी ये यंत्र समय बताने में सक्षम है।
कृत्रिम उपग्रह व अंतरिक्ष यात्री। वैज्ञानिकों ने विभिन्न उपयोगों के लिए कुछ ऐसे कृत्रिम पिंड अंतरिक्ष में भेजे हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इन पिंडों को कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। सामान्यतः धरातल के ऊपर और फेंकी गई वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पुनः धरातल पर आ गिरती हैं। लेकिन अगर रॉकेट द्वारा कृत्रिम उपग्रह को इतना वेग प्रदान किया जाए कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सीमा को पार कर जाए तो उपग्रह पुनः लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लाइन वेग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आवश्यकता पड़ती है, जिसे प्लाइन वेग या एस्केप स्पीड कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति इतनी तेज गति से वस्तु नहीं फेंक सकता, परंतु हमने शक्तिशाली रॉकेट बना लिए हैं जो ऐसा कर सकते हैं। इन रॉकेटों से अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं जो नीचे नहीं आते हैं। कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए दिए गए वेग को उपग्रह का प्रक्षेपण वेग कहते हैं। विभिन्न उपग्रहों की ऊंचाई लगभग 6400 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर तक होती है। प्लाइन वेग अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से किसी चीज़ को अगर ऊपर अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वापस इधर गुरुत्वाकर्षण वेग नहीं होगा और वो पृथ्वी में पर वापस नहीं आएगी। यदि किसी पिंड को हम प्लाइन वेग से कुछ कम वेग जैसे कि लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से प्रक्षेपित करें तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा और अपितु पृथ्वी के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने लग जाएगा। अगर हम उसका 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर कोई प्लाइन वेग से कुछ भेजेंगे तो वह निश्चित तौर पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा और पृथ्वी के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने लग जाएगा। और कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा बनाया गया एक मशीनी पिंड है जिसे रॉकेट की सहायता से ही पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की सीमा के अंदर स्थापित किया जाता है। क्योंकि मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है इसलिए ये कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। उपग्रह द्वारा टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो आदि की तरंगों को प्रसारण किया जाता है। ये उपग्रह जासूसी, मौसम और पृथ्वी संबंधित अन्य जानकारी भी प्रदान करते हैं। कृत्रिम उपग्रह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इनकी सहायता से तूफान या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पूर्ण जानकारी मिल जाती है, जिसे जान मार के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनकी सुरक्षित सुनिश्चित की जा सकती है। कृषि, वन और जल संसाधन की व्यवस्था से भी कृत्रिम उपग्रहों को जानकारी काफ़ी उपयोगी साबित होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है इसलिए ये कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। विश्व का पहला उपग्रह 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट नाम से तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में रॉकेट द्वारा पहुंचाया गया था। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच अब अंतरिक्ष अनुसंधान को लेकर एक होड़ सी मच गई। सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत पहले जीवित प्राणी को स्पुतनिक 2 में भेजा गया। यह जीवित प्राणी लाइका नाम की कुतिया था। हालांकि यह परिरक्षण पूरी तरह से सफल नहीं रहा। अब 4 साल बाद 1961 में सोवियत संघ ने पहला मानव सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। यूरी गागरिन अंतरिक्ष यान वोस्तोक फर्स्ट में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने। ये ध्यान रखना होगा आपको। एग्जामिनर काफ़ी बार सवाल पूछते वो कौन सा इसका यान कौन सा था यूरी गागरिन का, तो ये आपका वोस्टॉक फर्स्ट था। और ये यूरी गागरिन यहाँ पिक्चर दे रखी तो इसको आप देख सकते हैं। उन्नीस में अमेरिका ने दुनिया को तब चौंका दिया जब अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से 3 यात्रियों को सफलता के साथ न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर कराई बल्कि 2 अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा की सतह पर भी उतारा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति बन गए जिन्हें चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग और चंद्रमा की धरा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग। भारत में सर्वप्रथम 1984 में अंतरिक्ष में यात्रा करने का गौरव भारतीय वायुसेना के राकेश शर्मा को मिला। राकेश शर्मा ने सोयूज T11 यान
आपको ये ध्यान रखना होगा। कौन सा राकेश शर्मा जिस यान से गए वह इसका नाम है सोयूज T11 नाम यान। 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्री को न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर की बल्कि उन्होंने सोयूज 7 ये देखिए सोयूज 7 स्पेस स्टेशन के लगभग 8 दिन यहाँ पर 8 दिन रहकर कई वैज्ञानिक परीक्षण भी किए। इनका जन्म 1949 में पंजाब के राज्य के पटियाला में हुआ था। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा राज्य करनाल में 1961 में हुआ था। कल्पना चावला एक शोध वैज्ञानिक एवं प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री थी। वे अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी पहली महिला एवं राकेश शर्मा के बाद दूसरा भारतीय थी और राकेश शर्मा पहले थे, उसके बाद में दूसरी भारतीय थी, वो ही कल्पना चावला। और कोलंबिया अंतरिक्ष यान के वापस लौटते समय 2003 में दुर्घटना हुई और अपने 6 सहयोगी साथियों के साथ इनकी भी मृत्यु हो गई थी। कल्पना चावला की जो 2003 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान से वापस लौट रहे थे और उसी समय दुर्घटना हो गई। 6 सहयोगी सदस्यों के साथ इनकी भी डेथ हो गई। इसके अतिरिक्त भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया। तब से लेकर अब तक भारत में अंतरिक्ष विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय विक्रम साराभाई को है। विभिन्न उपयोगों के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने कई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए हैं। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, जिसे अप्रैल 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र में प्रक्षेपित किया गया। इसके साथ ही भारत ऐसा करने वाला विश्व का 6ठा देश बन गया है। इसका प्रमुख कार्य पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना था। 1975 में से अब तक भारत कई उपग्रह अंतरिक्ष में भेज चुका है। इनमें से प्रमुख हैं आपके देख सकते हैं भास्कर, एप्पल, इनसेट, रोहिणी, IRS, एडुसेट, हिमसेट, कार्टोसेट, रिसोर्टसेट, ओशनसेट, जीसेट, चंद्रयान, मंगलयान आदि हैं। इन उपग्रह की सहायता से दूरसंचार, प्रसारण, मौसम और जलवायु, सुदूर संवेदन, मानचित्रण, संसाधन आकलन, सूखा, बाढ़, तूफान संबंधी पूर्वानुमान, रक्षा संबंधी गतिविधि और कई अन्य सार्वजनिक एवं राष्ट्रोपयोगी कार्यों को संपादन सुचारू रूप से संभव होने लगा है। बात कर लेते हैं मंगल अभियान की। मंगल ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए भारत ने मंगलयान नामक अंतरिक्ष यान नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया, जिसने लगभग 11 माह की यात्रा कर सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया। पहले प्रयास में जब उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश है। इसी प्रकार चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए अक्टूबर 2008 में चंद्रयान नामक एक अंतरिक्ष यान को भी प्रक्षेपित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रक्षेपण पूर्व मंगलयान और एस्ट्रोसैट का प्रक्षेपण। पहली अंतरिक्ष वेधशाला। मंगलयान की सफलता के बाद भारत अब उन देशों की सूची में शामिल हो गए हैं जिनकी अंतरिक्ष में वेधशाला है। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से अक्टूबर 2015 में देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट को प्रक्षेपित किया गया। इससे ब्रह्मांड का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। भारत से पहले अमेरिका, रूस, जापान, यूरोपीय संघ ने भी अंतरिक्ष में अपनी वेधशाला स्थापित की है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली हैं, तो इनको आप ध्यान रखना। मिस्र के पिरामिड। प्राचीन समय मिस्र के पत्थरों से मानव द्वारा निर्मित भव्य इमारत। मिस्र के महान पिरामिड की ऊंचाई 454 फीट है। प्राचीन मिस्र में इसमें राजा और रानी के शव को सुरक्षित रखने के साथ ही तारों की स्थिति जानने के लिए भी किया जाता था। और दूरबीन दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने का यंत्र और वेधशाला खगोलीय पिंडों के सतत निरीक्षण और जानकारी एकत्रित करने का स्थान। और कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह
और 1 मील 1.6 किलोमीटर होता है इसमें। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली थी। इस प्रकार हमने इसका ये अंतरिक्ष के संबंधित काफ़ी बातों को जाना। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी सवाल है सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।